गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। तो आज हम देखने जा रहे हैं ऑल द गिव साइंटिफिक रीज़न ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास स्टूडेंट्स। यकीन मानो, मैं जो गिव द साइंटिफिक रीज़न देने वाला हूँ उसमें से 2 क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में पक्का आएगा ही। तो चलो एक एक करके सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस हम देखते हैं। हम सिर्फ पढ़ते नहीं, समझाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग के सर्किट में ही नॉलेज दौड़ती है। वेलकम टू जीनियस एजुकेशन कंटेंट, जहां पढ़ाई के साथ मस्ती भी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू इट्स मास इज कांस्टेंट। जो वेट है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो हर जगह चेंज होते रहता है, बल्कि मास कांस्टेंट रहता है। क्यों? द मास denoted by m of an object is the amount of matter present in it. मास मतलब कितना मैटर प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड इट इज मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, हैंस इट इज कांस्टेंट। ओके, एंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स with which the earth attracts the body towards the center of the earth. और जो वेट होता है, वेट क्या होता है? अर्थ जो है, अर्थ के सेंटर से हमारे ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, हमें अट्रैक्ट करने के लिए अर्थ कितना फोर्स अप्लाई कर रही है, उसको वेट कहा जाता है, जिसे न्यूटन में मेजर किया जाता है। ओके, तो वेट इज इक्वल्स टू एम जी, मास इनटू एक्सेलरेशन ग्रेविटी। सो एज द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने तो वो मून के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कंपैरिजन में अलग होगा, इसीलिए जी हर जगह चेंज होते रहता है, एंड हेंस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सेकेंड क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग व्हाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। हम पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज क्यों होता है? आंसर है, in a period while going from left to right, atomic radius goes on decreasing and the atomic numbers increase one by one. That means the positive charge on the nucleus increase by 1 unit at a time. जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में ऐड होते जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो बढ़ जाता है, और प्रोटॉन भी इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होता है। सो द इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, और जो साइज है वो छोटी होने लगती है। However, the additional electrons is added to the same outermost shell, जो मैंने बोला, due to the increased nuclear charge, and the electrons are pulled towards the nucleus to the greater extent. As a result, the size of an atom decreases, that is the atomic radius decreases. जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ लो। थर्ड क्वेश्चन है, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीज डाउन अ ग्रुप। जब हम ग्रुप में डाउन जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होता है? द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। एटम का जो साइज होता है वो क्या इंडिकेट करता है? उसका रेडियस इंडिकेट करता है। सो एटॉमिक रेडियस इज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम एंड द आउटरमोस्ट शेल। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट सेल के बीच का डिस्टेंस। वेल गोइंग डाउन अ ग्रुप, जब हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एक न्यू सेल ऐड होते रहता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस, आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। एडिशनल सेल ऐड होने की वजह से डिस्टेंस बढ़ जाता है, एंड थॉस दिस इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस लेजर पुल फ्रॉम द न्यूक्लियस, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड होता है। सो थॉस एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप। फोर्थ क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो मार्च 2020 और सितंबर 2021 को रिपीट हुआ है दो बार। तो क्वेश्चन ये है कि एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव द सेम वैलेंसी। फॉर एग्जाम्पल, आंसर ये है कि द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ द एन एटम ऑफ द एलिमेंट। वैलेंसी किसको बोलते हैं?
आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं और उसी को वैलेंसी भी बोलते हैं. सो ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम देखेंगे ग्रुप नंबर 1 के हाइड्रोजन एटम को, तो हाइड्रोजन एटम के पास वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है. लिथियम को देखेंगे तो लिथियम की वैलेंसी ई 1 होती है. क्यों? 2,1. तो वैलेंसी क्या है? 1. मतलब ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है. वैसे ग्रुप 2 का हम लोग मैग्नीशियम देखेंगे तो उसके आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं. सो उसकी वैलेंसी 2 होती है. मतलब ग्रुप नंबर ये इंडिकेट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को. वही यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया. ऑल द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप शुड हैव द सेम वैलेंसी. फॉर एग्जाम्पल, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 contain only one valence electrons and the valency of element of group 1 is 1. Similarly, for group 2 is valency is 2. Fifth, an important question, that is, it is recommended to use airtight container for storing oil for long time. हमें एक एयर टाइट कंटेनर यूज़ करना चाहिए किसी भी ऑयल सब्सटेंस को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए. क्यों? इफ़ एडिबल ऑयल इज अलाउड टू स्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट undergoes air oxidation, so it becomes rancid and its smell and taste it changes. अगर हम ऐसे ऑयल से तले हुए चीज़ को अगर हवा में रखते हैं तो वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है और उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और वो रैंसिड हो जाता है. उसके अंदर से बहुत गंदे स्मेल आने लगते हैं और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है. सो रैंसिडिटी इन दी फूड स्टॉप कुक्ड इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय द यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट. तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करते हैं. एंड द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्टॉप कैन ऑल्सो बी स्लो डाउन बाय स्टोरिंग इट एन एयर टाइट कंटेनर. इसीलिए हम लोग एयर टाइट कंटेनर के अंदर स्टोर किया जाता है किसी भी तले हुए पदार्थ को कि वो लॉन्ग टाइम तक सेव रह सके. इसीलिए आप देखोगे कितने भी कुरकुरे के जो पैकेट्स आते हैं वो पैकेट्स के अंदर आते हैं, वो बाहर खुले में नहीं बेचते. Sixth question is, in the electric equipment producing heat, example iron, electric heater, boiler, toaster, etc. in alloy such as nichrome is used, not a pure metals. हम pure metals use नहीं करते, हम लोग alloy use करते हैं such as nichrome. क्यों? The working of heating device such as toaster and an electric iron is based on the heating effect of electric current. ये जो वर्क करते हैं वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं. एंड दैट इज द कन्वेंशनल ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, conversion of electric energy into the heat energy by passes the electric current through a metallic कंडक्टर. मेटेलिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो वर्क करते हैं. सो एन एलॉय सच एज निक्रोम हैज़ अ हाई रेजिस्टिविटी एंड इट कैन बी हीटेड टू द हाई टेम्परेचर. उसके जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत हाई होती है एंड विदाउट ऑक्सीडेशंस. वो बिना ऑक्सीडेशन के बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट हो सकता है और विदाउट मेल्टिंग. देयरफॉर द कॉइल्स इन हीटिंग डिवाइस सच एज toaster and the electric iron are made of an alloy such as nichrome rather than the pure metals. इसलिए हम लोग alloy nichrome का यूज़ करते हैं pure metals के बजाय. सेवेंथ क्वेश्चन है, इट इज़ नेसेसरी टू हैव अर्थिंग कनेक्शन इन द होम इलेक्ट्रिकल सर्किट. क्यों? The answer is, the potential difference between the live wire and the neutral wire is 220 volt. 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होता है लाइव और न्यूट्रल वायर के बीच में. और जो अर्थ वायर होता है वो कनेक्टेड होता है टू द ग्राउंड. अर्थ वायर ग्राउंड से कनेक्टेड होता है एंड ड्यू टू द फॉल्ट इन द इक्विपमेंट ऑफ द प्लास्टिक कोटिंग ऑफ लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर. लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के जो कोटिंग प्लास्टिक होती है उसमें कोई फॉल्ट आ जाए और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगे तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है
The two wires comes in contact with each others. In that case of the large amount of current flows through it, the wires producing heat. To prevent this excess flow of current, ये excess flow of current को prevent करने के लिए, shock को prevent करने के लिए, the earthing wire is used. Thus the necessary to have earthing connections in home electrical circuit. इसलिए हर एक होम में इलेक्ट्रिकल सर्किट में अर्थिंग वायर होना बहुत ज़रूरी है. 8th question is, a simple microscope is used for watch repair. सिंपल माइक्रोस्कोप का हम यूज करते हैं वॉच को रिपेयर करने के लिए. आंसर इज, when an object is placed within the focal length of the magnifying glass or simple microscope convex lens. जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस्ड है? फोकल लेंथ के ऊपर. ओके, मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप के. सो इट इज लार्ज एंड erect image is obtained on the same side of the lens as that of the object. तो सेम साइड में लार्ज और इरेक्ट इमेज ऑब्टेन होता है ऑन द सेम साइड. ओके, तो बाय एडजस्टिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द लेंस द इमेज कैन बी ऑब्टेन एट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन्स. जो हमें इमेज दिखता है वो उतने ही डिस्टेंस में दिखता है जितना ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है. ओके, थॉस द वॉच रिपेयर कैन सी द माइन्यूट पार्ट ऑफ द वॉच मोर क्लियरली. वो उसका जो साइज होता है, ठीक है, वो साइज बहुत बड़ा हो जाता है और वॉच रिपेयर करते वक्त छोटे छोटे पार्टिकल्स देखने पड़ते हैं, छोटे छोटे पार्ट को देखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से हमें लार्ज साइज ऑफ इमेज दिखता है, ऑब्जेक्ट का लार्ज साइज ऑफ इमेज दिखता है, जिसकी वजह से जो वॉच रिपेयर होते हैं, वॉच रिपेयर सिंपल माइक्रोस्कोप यूज़ किया जाता है वॉच रिपेयर करने के लिए. ओके, वही यहाँ पे दिया हुआ है. हैंस द वॉच रिपेयर इज यूज्ड मैग्नीफाइंग ग्लास अ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हाइल रिपेयरिंग द वॉचेस. 9th question is, we cannot clearly see an object kept at a distance less than 25 centimeter from the eye. आई से 25 सेंटीमीटर के पास अगर कोई ऑब्जेक्ट आप रखोगे तो आप क्लियरली उसे देख नहीं पाओगे. क्यों? When we try to see nearby object, the eye lens becomes more rounded and its focal length decreases. ओके, हम देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो आई का जो लेंस है ना, गोल वाला, वो काला कलर का, वो ज़्यादा राउंड हो जाता है और फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है. एंड देन द क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म द रेटिना ऑफ द आई. इसलिए क्लियर इमेज दिखती है. एंड द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बियॉन्ड द सम लिमिट. पर उसकी लिमिट होती है. हमारा जो आई का वो जो काला वाला भाग है वो इंक्रीज होता है, मतलब उसकी साइज बढ़ती है, पर उसकी भी एक लिमिट होती है. देयरफॉर वी कैन नॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट कीप्ड एट डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई. इसीलिए हम लोग 25 सेंटीमीटर से पास में अगर बुक लेके पढ़ेंगे तो हम उसे क्लियरली देख नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो आई है वो उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाती, उतना एक्सपांड नहीं हो पाती. ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. 10th question is, sodium is always kept in kerosene. Why sodium is stored in kerosene? Sodium reacts so vigorously in atmospheric oxygen that it catches fire if it kept in it open. सोडियम को अगर ओपनली छोड़ देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और वो फायर कैच कर लेगा और आग लग सकती है. सो वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ. इट डज नॉट रिएक्ट विथ कैरोसिन, लेकिन वो कैरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं करता. एंड हैंस इन प्रोटेक्ट सोडियम टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स इट ऑलवेज कीप्ड इन कैरोसिन. आप अपने लैब में जाके देखोगे, अगर आपके लैब में सोडियम है तो आप देखोगे कि उसको कैरोसिन के बॉटल के अंदर रखा जाता है, उसे बाहर हवा में नहीं रखा जाता. आई होप आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे. ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो हैं. इसमें से आप सभी के सभी कर लेना. पक्का बोर्ड में इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चंस आएंगे ही, एक या दो से ज़्यादा तो आएंगे ही. थैंक यू. मिलते हैं किसी और नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ.